वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स का चैप्टर फॉर क्लास 9th, चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ग्रेविटेशन की वीडियो बनाओ, आज मैं आपके लिए ग्रेविटेशन चैप्टर में लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स में हमारे चैप्टर कवर होता है। वैसे तो ये चैप्टर बोर्ड की तरफ से आधा आ रहा है इस टाइम। मैं इस टाइम वाले सिलेबस पे बेस्ड मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू वांट फुल चैप्टर सो प्लीज़ कमेंट मी, बट आई ओनली एक्सप्लेन्ड हाफ और 1.5 चैप्टर। मतलब मैं आपको हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, जितना बोर्ड की तरफ से CBSE 2021 टू 2022 में आ रहा है, जो वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आज आपको। देखते हैं, चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर किस तरीके से होगा। इन चैप्टर 8 and 9 we have learnt about the motion of objects and force as the cause of motion। मतलब हमने चैप्टर 8 और 9 में हमने पढ़ा मोशन के बारे में और एक फोर्स के बारे में जो कि मोशन को मोशन कॉज करती है, जिससे हमें एक फोर्स होती है जो हमें चलने में या फिर मोशन करने में किसी चीज़ में मदद करती है। वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज़ नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमने पढ़ा जो फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने में और डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर हम ऊपर से कुछ चीज़ ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है ना। ये तो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं। मान लो कि अब अगर हम एक पेंसिल ऊपर से ऐसे अपने हैंड में ऊपर पेंसिल को पकड़ें और उसको एकदम से छोड़ दें तो वो नीचे ही तो जाएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी ना। तो जिसमें ये है, वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें पता है कि सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। लेकिन जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द प्लैनेट्स एंड ऑन द मून। मतलब इन सब केसेस में कोई तो फोर्स है जो इन ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, चाहे वो प्लैनेट हो या मून हो। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force। मतलब इसैक न्यूटन एक साइंटिस्ट अब तो नहीं है शायद। इसैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये ग्रैस्प करा कि ये जो सेम फोर्स है ये मतलब इन सब के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो फोर्स है इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब हम ये भी पढ़ेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स का मोशन भी पढ़ेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब हम ये भी पढ़ेंगे कि वेट जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अलग अलग क्यों होता है, सब पे सेम क्यों नहीं होता। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट ऑन लिक्विड्स। हम ये भी पढ़ेंगे, ये तो नहीं है, ये जो फ्लोट इन लिक्विड्स है ना, ये हमारा डिलिटेड पार्ट है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे अभी। Gravitation 10.1 Gravitation। We know that the moon goes around the earth। हमें ये पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downward। मतलब
अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाता है और फिर नीचे आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, ये इसलिए पता चला जब न्यूटन जो थे वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एन एप्पल फेल ऑन हिम, एक एप्पल उनके ऊपर आके गिर गया। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, मतलब जब वो एप्पल गिरा तो न्यूटन सोचने लग गए। क्या सोचने लग गए? ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। मतलब अगर ये एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? Is the force the same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in the both the cases. He argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth, and instead of going off in a straight line, so must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. मतलब उन्होंने सोचा कि क्या ये जो जो ये फोर्स है अगर ये एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ी स्प्लिट हो गई यहाँ पे। और तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता? ही कंजक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस, मतलब उन्होंने कंजक्ट करा, उन्होंने देखा कि इन दोनों से जो दोनों केस हैं उनमें सेम टाइप ऑफ फोर्स ही है, मतलब वो एक ही फोर्स है दोनों में। ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड द अर्थ, मतलब वो कहने लग गए कि हर एक पॉइंट पे मून के सन के हर एक पॉइंट पे मून अर्थ की तरफ आता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही जाता, अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता रहता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, तो वो अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा होगा। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब लेकिन फिर भी हम अर्थ की तरफ मून को आता हुआ नहीं देखते। क्यों नहीं देख पाते? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। अब ये जो एक्टिविटी है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये एक्टिविटी की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इफ़ यू कमेंट मी ओनली और ऑन योर, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्टिविटी की वीडियो बनाऊं, सो आई विल मेक इट फॉर यू। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद सॉरी, ये तो एक्टिविटी का ही है। चलिए, द मोशन ऑफ द मून, ये भी एक्टिविटी है। 10.11 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of 2 points. मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हमें इसकी क्या दे रखी है? इसमें हमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, जो कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो फोर्स होती है तो ये इनके सेंटर से जुड़ी हुई होती है दोनों के। लेट द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास एम एंड एम, स्मॉल एम, एक है कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, लाई एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन फिगर 10.2। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है, और वो एक डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये हम देख सकते हैं फिगर 10.2 में। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ, मतलब इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है उसको हम ले लेंगे एफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जो है हमारा, that is F is directly proportional to the product of their masses m into m,
और ये हम इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं इसको। एंड द फोर्स between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. That is, force is inversely proportional to the 1 upon d square. मतलब जो ये फोर्स है हमारी, ये हमारे d 1 upon d स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम 2 ले लेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो ये सारा एक वही है, हमारे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि हमारा कांस्टेंट है g। एक हमारा कांस्टेंट है g, ये इसके लिए फिक्स्ड कांस्टेंट है। जैसे हर एक फार्मूले के लिए एक अपना एक कांस्टेंट होता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फार्मूला है हमारा, उसके लिए एक ये कांस्टेंट है g। और g मैं आपको बता दूं, g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। और इसकी वैल्यू होती है, वो आ जाएगा अभी, ये रहा, ये रही वैल्यू, देखो अभी मैं पढ़ता हूँ। द SI यूनिट ऑफ G कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास इन इक्वेशन 10.5 एज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। मतलब ये पर kg स्क्वायर, मतलब जो हमारी g की वैल्यू है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैल्यू है, यूनिट है। अब वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ g वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश, मतलब हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करी है। उसकी क्या है? द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ g इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मतलब जो हमारी g की वैल्यू आई वो आई 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट g। ठीक है, ओके। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, मतलब हमें पता है कि हर एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। मतलब अब आप अपने और अपने फ्रेंड के जो तुम्हारे बराबर में या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड बैठा है, तो उसके बीच में आप देखो कि आपको एक मतलब फोर्स महसूस तो नहीं होगा, देखेगा भी नहीं, लेकिन तुम दोनों के बीच, उन दोनों के बीच में एक फोर्स है। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। अब तुम सोचो कि तुम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते। दिस इज एग्जाम्पल। चलो देखते हैं, मोर टू नो, ये देखते हैं। The law is universal in the sense that is applicable to the all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial। मतलब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हर एक बॉडी पे लिखता है, चाहे वो बिग हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल बॉडी हो। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? ये प्लैनेट्स होते हैं या फिर सन या मून, ये सब सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मास है, उनको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो सैम्पल प्रॉब्लम है और ये थोड़े ब्लू क्वेश्चन है, इनकी मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा इफ़ यू कमेंट मी। 10.12 इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एक वो सेवरल फिनोमिना है क्योंकि जो कि बहुत अनकनेक्टेड है, मतलब सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड है वो चीज़। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, ये पहला यूज़ है, मतलब पहला इम्पोर्टेंस है। एक फोर्स होती है जो कि हमें अर्थ से बाइंड करे रखती है, मतलब अर्थ से लगाए रखती है, चिपकाए रखी है, तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन अराउंड द अर्थ, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। मतलब जो प्लैनेट्स का मोशन भी और जो टाइड्स का मोशन होता है ओशन में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से होता है। नाउ अवर टॉपिक इज फ्री फॉल। 10.2 फ्री फॉल।
Let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity. चलो ये मैं एक्टिविटी बता देता हूँ आपको. Take a stone, throw it upwards. It reaches a certain height and then it starts falling down. इसमें बोला हुआ है पहले तो एक स्टोन लो, उसको ऊपर की तरफ फेंको. वो क्या होएगा, वो एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक जाएगा और फिर दोबारा से नीचे आने लग जाएगा. वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट. हमने पढ़ लिया, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि हर जो अर्थ है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के सबको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. Whenever object fall towards the earth under this force alone, we say that the object are in free fall. जब भी ऑब्जेक्ट खाली इसी फोर्स की मदद से नीचे की तरफ मूव करता है तो उसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं. मतलब हम बोलते हैं कि वो फ्री फॉल में है. अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की. इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की बॉडी में कोई वेलोसिटी का चेंज है. वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट ड्यू टू द Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in the velocity involves acceleration. मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं आता बॉडी के, लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है. एनी चेंज वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड. मतलब हमें पता है कि जब भी कोई वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है. दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो ये एक्सेलरेशन होता है ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. It is denoted by small g. The unit of small g is the same as that of acceleration, that is meter per second square. मतलब इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से. और जो इसकी यूनिट होती है वो बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह होती है. क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी नो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन that force is the product of mass and acceleration. Let the mass of the stone in activity 10.2 be m. We already know that there is acceleration involved in falling objects due to the gravitational force and it is denoted by g. मतलब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चल चुका है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, वो किसका प्रोडक्ट होता है, मास का और एक्सेलरेशन का. लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी एम. अगर हम जो हमारी एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी है उसमें अगर हम मास को m ले लें, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्विंग इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स डिनोटेड बाय g. मतलब हमें पता है कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से. देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू एम जी. एफ इज इक्वल्स टू एम जी. अब क्या आ गया, अब ये पता क्या आ गया, अब ये डेरिवेशन आ गया. किसका, स्मॉल जी का डेरिवेशन आ गया अभी हमारे पास. तो मैं अब रीड नहीं करूँगा. स्मॉल जी का डेरिवेशन है, आराम से आप स्टेटमेंट लिख के आप आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं. ठीक है. अब लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वीडियो 10.2.1. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी. To calculate the value of g, we should put the values of g, m, r in the equation 10.9. g 6.7 into 10 to the power minus 11 newton-meter square per kg square. Mass of the earth m is equals to 6 into 10 to the power 24 kg and the radius of the earth 6.4 into 10 to the power 6 meter. मतलब अब मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ फ्रेंड्स. यू हैव टू लर्न the mass of the earth, the radius of the earth, the mass of the sun, the mass of the moon and the बस ये सफिशिएंट है. मतलब मास, एक तो अर्थ का मास, सन का मास, मून का मास
और सन का अर्थ का रेडियस, ये सफिशिएंट है। आप ये लर्न कर सकते हैं क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप आराम से फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। क्या पता आपको क्वेश्चन दे और उसमें आपको मेंशन हो या ना है व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ, सो यू कैन लर्न इट, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। Thus, the value of the acceleration due to gravity on the earth G is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारी अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी अर्थ पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ कमेंट मी कि मुझे आपको एक्टिविटी की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। सो प्लीज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। I will meet you in the next video with next topic. Till then, bye bye.